हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम स्टडीज़ ऑनलाइन पर। अब तक हम अपने 4 सेट 2019 के अनसोल्ड के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। भौतिक विज्ञान का अनसोल्ड हम हल कर रहे हैं। आज हमारा सेट नंबर 5 चलेगा। ठीक है, सेट का नाम है 346 FH, कोड है इसका FH। ठीक है, तो अब तक हमने 4 सेट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम नया सेट शुरू करते हैं, तो इसके निर्देशांक पढ़ लेते हैं। समय सीमा होती है इसमें आपके पेपर में 3 घंटा 15 मिनट। वो जो आपका पेपर होता है वो होता है 70 नंबर का। ठीक है, निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी है। निर्देश एक बार ज़रूर पढ़ने हैं आपको पेपर में, जैसे कि कोविड-19 का समय चल रहा है और कोविड की वजह से आपको पेपर में कुछ छूट भी दी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी है। ये तो वही पुराना निर्देश है, इसीलिए मैं आपके सामने एक बार ज़रूर पढ़ता हूँ जिससे आपको भी आदत बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए क्या लिखा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र जरूर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है, यानी इसमें 7 प्रश्न हैं। अब इसके बाद कहा गया है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 1 पहला पॉइंट है निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। तीसरा निर्देश है खंड ए बहुविकल्पीय तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के है। ठीक है भाई, इसके बाद है अगला निर्देश चौथा, खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के है। खंड से लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने के हैं, 2 अंक के हैं। इसके बाद छठा खंड है, इसमें लिखा है खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के, यानी एक प्रकार के आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगी जो 2 नंबर के होगी और दूसरे प्रकार की जो मिलेगी वो होगी 3 नंबर के। ठीक है, इसके बाद लिखा है 7वें पॉइंट में खंड ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है, यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन मान लिया 6 दे दिया, उसके साथ अथवा करके अगला क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 7 क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 और उसी के साथ अथवा करके अगला क्वेश्चन दिया होगा। तो इनमें से आपको वही क्वेश्चन करना है जो आप पे आता है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेट नंबर है हमारा 346 FH। तो पहला है इसमें खंड ए और पहला क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है PN संधि डायोड की आवश्यक परत में होते हैं। इसमें लिखा है ऑप्शन में केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, और फिर लिखा है न इलेक्ट्रॉन और न कोटर। तो देखिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आवश्यक परत होती क्या है। तो इसमें देखते हैं आवश्यक परत होता क्या है। इसमें लिखा है विभव प्राचीर अथवा PN संधि पर आवश्यक परत का बनना, इसे विभव प्राचीर भी बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम क्या है, PN संधि पर बनने वाली आवश्यक परत, यानी आवश्यक परत भी इसी का नाम है। अब इसमें लिखा है जैसे ही PN संधि बनती है उसमें विक्षोभ के कारण संधि के आर पार आवेशों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। यानी क्या करते हैं, आवेश P क्षेत्र से कोटर और N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकल कर चलने लगते हैं उस पॉइंट की ओर जहाँ पर ये आपस में दोनों मिले होते हैं। फिर लिखा है N टाइप क्रिस्टल से कुछ इलेक्ट्रॉन P टाइप क्रिस्टल में तथा P टाइप क्रिस्टल से कुछ कोटर, देखिए P टाइप से चलते हैं कोटर और N टाइप से चलते हैं इलेक्ट्रॉन, से कुछ कोटर N टाइप क्रिस्टल में विसरित हो जाते हैं। विसरण के बाद ये आवेशवाहक अपने अपने पूरकों से मिलकर के परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार संधि के समीप N क्षेत्र में धनावेशित दाताओं की अधिकता तथा P क्षेत्र में ऋणावेशित ग्राहियों की अधिकता हो जाती है। ये कुछ नहीं है। ठीक है, इससे संधि पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है जो धन N क्षेत्र से ऋण P क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। यानी इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर। ये हमारा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है EI, ये होता है हमारा N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर। फिर लिखा है कुछ समय बाद यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि आवेशवाहकों का और आगे विसरण रुक जाता है, यानी आवेशवाहक N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और P क्षेत्र से कोटर आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, इसी वजह से बंद हो जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वो चलने नहीं देगा। ठीक है, फिर लिखा है तथा कोटर क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र EI इनके चलने का विरोध करता है। अब देखिए अवक्षय परत होती कैसी है। यह है डायग्राम, ये आपको दिया गया है पूरा का पूरा पी क्षेत्र। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा वास्तव में तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए पी क्षेत्र। ठीक है, परंतु इनका कुछ आपस में जो पार्ट होता है वो इंटरलैप यानी ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है आपका पी क्षेत्र, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है एन क्षेत्र। एन क्षेत्र में आपको पता होगा बहुसंख्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अल्पसंख्या क्या होते हैं क्वार्टर। और इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर जो बहुसंख्यक होते हैं वो होते हैं क्वार्टर और अल्पसंख्यक क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जहाँ पर आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं एन क्षेत्र और पी क्षेत्र, वहाँ पे एक इस प्रकार की परत यानी पट्टी बन जाती है, इसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। अब इस अवक्षय परत में बताया गया था अभी आपको ऊपर कि जो आपका पी क्षेत्र है इससे चलते हैं क्वार्टर और एन क्षेत्र है इससे चलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे को क्या कर देते हैं उदासीन कर देते हैं, जिससे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा ऐसे होती है एन से पी की ओर। ठीक है, अब एन से पी की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वार्टर थे वे चले जाते हैं इस पी क्षेत्र यानी इस पट्टी के अंदर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस पट्टी के अंदर, आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं यानी नष्ट कर देते हैं। तो इस पट्टी के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आए थे पी क्षेत्र से और जो क्वार्टर आए थे, इलेक्ट्रॉन आए थे एन क्षेत्र से और जो क्वार्टर आए थे पी क्षेत्र से, ये तो एक दूसरे को उदासीन कर चुके होते हैं। तो इस पट्टी के अंदर वास्तव में ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोई क्वार्टर होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद में क्या लिखा है, साफ साफ लिख भी रखा है इसमें। अब लिखा है इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक बहुत पतली परत बन जाती है जिसमें आवेशवाहक नहीं होते। सफा सफा लिखा ना, इसमें आवेशवाहक नहीं होते, यानी ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कोई, ना ही इसमें क्वार्टर होगा। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। तो अवक्षय परत की परिभाषा भी आपको मिल गई है। फिर लिखा है इसकी मोटाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। फिर लिखा है इस अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। तो आप आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही इसमें क्वार्टर होते हैं, वहाँ पर कोई भी आवेशवाहक नहीं होता। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ख प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के लिए प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, यानी कौन सा रंग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से विचलित होता है। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो देखिए आपने इस प्रकार से देखा होगा, प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं इस प्रकार से प्रकाश जो होता है अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है, यानी विभक्त हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसमें हम अगला डायग्राम देखते हैं। इसमें देखिए सबसे प्रकाश इस तरीके से जा रहा था, यानी प्रकाश इस तरीके से जाना चाहिए था, प्रकाश इस तरीके से मुड़ा और 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गया। तो इनमें ये वाली जो लाइन है इस तरीके से जानी चाहिए थी, परंतु इनमें सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, बैंगनी यानी वोयलेट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका हुआ, अपने मूल मार्ग से सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको इसमें, वोयलेट कलर यानी बैंगनी कलर। तो बैंगनी कलर का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। इसे याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर यानी वोयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। ठीक है भाई, तो यानी सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है, वोयलेट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 2, यानी बैंगनी रंग का विचलन जो होगा सबसे ज़्यादा होता है, वो लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें देखिए क्या लिखा है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 की पावर के अनुक्रमानुपाती है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है किसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन चारों में से R की पावर 0 के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर KQ/R²। यानी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वो किसके अनुक्रमानुपाती है, R की पावर -2 के। ठीक है, यदि हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो पावर कैसे हो जाती है, -2। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया था वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 2P/R³। यानी
यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वो अनुक्रमानुपाती है r की पावर -3 के। ठीक है। वो जो तीसरा दिया था आपको आवेश की अनंत समतल चादर। ठीक है, यानी आवेश की अनंत समतल चादर की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका फॉर्मूला होता है E बराबर σ/2ε0। यानी यहाँ पर आपको फॉर्मूले में r नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r की पावर 0 के क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो सही ऑप्शन तो आपको मिल गया तीसरा। इसके बाद चौथा भी देखते हैं। तो चौथा लिखा है हमारा रेखीय आवेशित तार। तो रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर λ/2πε0 × r। ठीक है, यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वो अनुक्रमानुपाती है r की पावर -1 के। हमसे पूछा था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r की पावर 0 के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 3। तो यानी सही ऑप्शन क्या होगा भाई, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है घ। इसमें लिखा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम और XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर, यानी कलांतर बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसे हल करते हैं। R आपको 100 दिया है, XL 300 दिया है और XC 200 ओम दिया है। हमें निकालना कलांतर यानी फाई। तो आपको कलांतर का फॉर्मूला पता होना चाहिए जब ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हो। तो फॉर्मूला होता है फाई बराबर tan इनवर्स XL डिफरेंस XC/R। डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी हम ज़्यादा में से यहाँ पर कम माइनस करेंगे। यदि आपको XC ज़्यादा दिया है तो XC में से XL घटाएंगे। ठीक है, यदि आपको XL अधिक दिया है तो XL में से XC घटाएंगे। ठीक है, दोनों से भी ज़्यादा दिया है माने ज़्यादा में से कम ही माइनस करना है। इसके बाद हमने क्या करा, वैल्यू रख दिया। XL का वैल्यू 300 था और XC का वैल्यू 200 और अपॉन 100। ठीक है, 300 में से 200 घटा करके कितना बचेगा, 100/100। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 1 tan में किसका वैल्यू होता है, tan 45। ठीक है, यदि हम तुलना करेंगे तो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45। तो यानी सही ऑप्शन क्या होगा इसका, 45। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 45। तो 45 देखते हैं कौन सा पोजीशन पर है, 45 आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तीसरा सही होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डे और इसमें बोला है डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो अब डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो डोमेन उसमें बनते हैं जो आपका कैसा होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो आंसर क्या है इसका, सीधा आंसर इसका लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो डोमेन किस में बनते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने लगातार एक ही स्थान पर रह करके चक्रण करते हैं और साथ साथ में घूमते भी रहते हैं कक्षा में। ठीक है, कक्षा में चक्रण के साथ साथ घूमते भी रहते हैं। इसी वजह से इनके अंदर स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से इनमें क्या बनता है, डोमेन। तो डोमेन किसके अंदर बनता है, लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। इसमें लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ प्रकार की। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है, अनुप्रस्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा खंड ब, क्वेश्चन है दूसरा। इसमें इसका पहला है दूसरे का, यानी कि इसमें लिखा है यदि कैपिटल R प्रतिरोध और कैपिटल C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकंड है। यानी R और C का मात्रक क्या है, सेकंड। अब आपको RC का मात्रक निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, R का मात्रक गुणे C का मात्रक। अब आपको R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, यदि मात्रक नहीं पता है तो R का फॉर्मूला पता होना चाहिए। R का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। ठीक है, और C यानी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C। तो यहाँ पर V से V कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो क्या बच गया, Q/I। क्या बच जाता है भाई, Q/I। क्योंकि यदि फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या होता है, IT। I से I कैंसिल, तो क्या बच गया, T। यानी जो अब आपका RC का मात्रक है वो किसके बराबर होना चाहिए, T के मात्रक के बराबर। और T क्या होता है, समय। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यानी RC का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है किसी लेंस की क्षमता किस में अधिक होगी, वायु में या जल में। यानी कोई लेंस दिया आपको और पूछा है उसकी जो क्षमता है वो किस में अधिक होती है, वायु में अधिक होती है या फिर लेंस में अधिक होती है। तो आपको जो क्षमता है, क्षमता का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। ठीक है, 1/F। F यहाँ पर किस में होता है, मीटर में। यदि सेंटीमीटर में होता है तो फिर होता है 100/F।
ठीक है। अर्थात जो आपकी क्षमता है वो क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यदि फोकस दूरी बढ़ती है तो क्षमता घटती है, यदि फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, ये लिखा है। यदि आप क्या करेंगे, फोकस दूरी घटाते हो तो क्षमता बढ़ जाती है, यदि आप फोकस दूरी बढ़ाते हो तो क्षमता घट जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। जल में लेंस का अपवर्तनांक, जल में जो लेंस का अपवर्तनांक है, यदि आपने जल में से डुबो दिया किसी माध्यम में या जल में, यहाँ पर जल दिया है, तो जल में लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो वायु में लेंस के अपवर्तनांक से कम है। यानी आपका जो जल में अपवर्तनांक है लेंस का, वो वायु की तुलना में कैसा है, कम। यानी हमने यही बात लिख दी है, यानी जल में लेंस का अपवर्तनांक कम है वायु में लेंस के अपवर्तनांक से। अब जल में फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जल में फोकस दूरी की जो होती है वो 1/n-1 के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। यानी यदि आपका ये n का वैल्यू बढ़ता है तो f का वैल्यू घटेगा। यदि n का वैल्यू क्या हुआ, घटा, तो इसका मतलब क्या है, f का वैल्यू बढ़ता है। अब आप बताइए n का वैल्यू किस में कम है, वायु में कम है या जल में कम है। आपको पता है जल में कम वैल्यू है। ठीक है, यदि जल में कम है तो यानी फोकस दूरी अधिक आती है, और यदि आपकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो क्षमता घट जाती है। ठीक है, यदि फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो क्षमता घट जाएगी। अब वायु में n का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, वायु में ज़्यादा है तो मतलब फोकस दूरी कम आने वाली है, और जब फोकस दूरी घटती है तो क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा कि आपको पूछा है क्षमता किस में ज़्यादा होगी, तो क्षमता किस में ज़्यादा होगी, वायु में, क्योंकि वायु में फोकस दूरी कम होती है। ठीक है, और क्षमता कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अधिक हो जाती है। तो इसके बाद देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यह लिख रखा है वायु में फोकस दूरी जल में फोकस दूरी की तुलना में कम होगी। ठीक है, अतः वायु में लेंस की क्षमता अधिक होगी। जब फोकस दूरी कम होगी तो मतलब क्षमता अधिक होगी, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, f के। ठीक है, यदि फोकस दूरी कम है तो क्षमता अधिक होगी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें कहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6×10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻−19 कूलाम है। अब आपको क्या दिया है, n। ठीक है, समय दिया है प्रति सेकंड, है ना, प्रति सेकंड कितना हो, तो आपको क्या दिया है, समय। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है। आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दें, Q बराबर I आपको यहाँ से निकालना है। Q का फॉर्मूला क्या आता है, NE। ठीक है, I यदि आपको निकालना है तो T कहाँ चला जाएगा इसका बेस में, तो हो गया I बराबर NE/T। इनका वैल्यू दिया था 6×10⁻15। ठीक है, और ये दिया था आपको 1.6×10⁻−19 और बटा समय 1। यदि आप इनकी गुणा करते हैं तो कितना होता है, 16 6 96, यानी 9.6 × 10⁻⁻4, क्योंकि यहाँ पर कितना है, -19 और यहाँ पर है 15, तो माइनस का कितना बचेगा, 4। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, मात्रक लिखना नहीं भूलना है, मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, घ है। इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। यदि परिपथ में पहली कंडीशन दी है शुद्ध प्रतिरोधी हो, दूसरा दिया है शुद्ध प्रेरकी हो। यानी परिपथ जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो उसमें शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो या फिर शुद्ध प्रेरक जुड़ा हो। तो हमें शक्ति गुणांक बताना है। तो देखिए शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है cos φ बराबर R/Z। जेड क्या होता है, जेड होता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ा गया कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध यानी प्रतिरोध हम कितने प्रकार के जोड़ सकते हैं, एक तो आपका वैद्युत प्रतिरोध है और एक आपका प्रेरक है और उसके बाद है आपका तीसरा धारिता। यानी 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये तीनों मिल करके धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न करते हैं उस सबको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। तो पहली कंडीशन में कहा है जब हमने क्या जोड़ा है, केवल प्रतिरोध, तो यानी जो प्रतिबाधा होगी वो किसके बराबर होगी, प्रतिरोध के बराबर होगी। तो ये लिखा है, जब केवल परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होता है तब प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर होती है। यानी हम ये जो जेड है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर। तो हमने क्या करा, जो फॉर्मूला है cos φ बराबर R/Z, जेड की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आर से आर कैंसिल। तो cos φ यानी शक्ति गुणांक कितना आ जाता है पहली कंडीशन में, 1। इसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, जब हमने केवल क्या जोड़ रखा, शुद्ध प्रेरक जुड़ा हो, तब हमारा
जो जेड होगा किसके बराबर होगा, एक्सएल के बराबर। और प्रतिरोध तो जुड़ा ही नहीं, इसका मतलब आर का वैल्यू क्या है, 0। तो हमने इसे यहाँ फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूला होता है कोस फाई बराबर आर अपॉन जेड। ठीक है, आर का वैल्यू रख दिया 0 और जेड का वैल्यू रख दिया एक्सएल। ठीक है, यदि आप एक्सएल से डिवाइड करोगे तो कितनी बार होगा, 0 बार हो जाएगा। तो यानी आपका कोस फाई शक्ति गुणांक दूसरी कंडीशन में कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डे, इसमें लिखा है दूरदर्शी पर आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा इसके अभिदर्शक का द्वारक 5 मीटर है। दूरदर्शी की कोणीय विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। हमें लैम्बडा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, जो दूरदर्शी है उसके अभिदर्शक का द्वारक दे रखा है 5 मीटर। विभेदन सीमा बतानी। विभेदन सीमा का फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। ठीक है, 1.22 ऐसा ही जो आपका लैम्बडा था इसे हमने बदल दिया मीटर में। ये किस में दिया था, एंगस्ट्रॉम में। मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻10 से गुणा कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये यहाँ गुणा में 3 इसकी पावर कैसी है, प्लस की, और यहाँ कैसी है 10 माइनस की। तो कितनी बच जाएगी, माइनस की 7। यहाँ पर 3 क्या लिख सकते थे, 10⁻3। ठीक है, ये प्लस की है माइनस की, तो कैसी बच जाएगी, माइनस की 7। और बटे में 5 ऐसे कैसे। अब हमने क्या करा, इन दोनों की आपस में गुणा कर लिया, 6 की और 1.22 की। तो गुणा करके कितना आ गया, आ गया 7.32। अब इसे 5 से डिवाइड कर दो। यदि आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1.464 गुणा 10⁻7। और मात्रा क्या होता है विभेदन सीमा का, रेडियन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें कहा है एक्स किरण के प्रमुख 2 गुण और उपयोग लिखिए। जो एक्स किरण है उसके प्रमुख 2 गुण लिखने हैं और उपयोग लिखने हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है आंसर में, एक्स किरणों के 2 प्रमुख गुण निम्नलिखित है। पहला है ये किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहली बात, जो एक्स किरणें में क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, परंतु इनकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों या तरंगों की तुलना में बहुत छोटी होती है। ठीक है, बहुत खास पॉइंट लिखा है इसमें। ठीक है, जो ये किरणें होती है, एक्स किरणें कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और जो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है वो प्रकाश की तरंगों की तुलना में बहुत छोटी होती है। फिर लिखा है ये दूसरा, ये किरणें भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न गहराई तक जा पाती है, परंतु अति सघन वस्तुओं से पारगमित नहीं होती है। अति सघन का मतलब जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो, घनत्व ज़्यादा हो, उसमें कोई पार नहीं होती है। ठीक है भाई। इसके बाद कहा था उपयोग। तो देखिए उपयोग कहाँ कहाँ करा जाता है इसका। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, जो एक्सरे लिया जाता है टूटी हड्डी की जांच करने के लिए, तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है एक्स किरणों का। ठीक है, जो हड्डी में को पार नहीं हो पाती है, और जो परछाई है केवल किसकी दिखाई देती है, हड्डियों की परछाई दिखाई देती है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि कहाँ से हड्डी वगैरह क्रैक है। इसके बाद लिखा है कस्टम विभाग भी इसका यूज़ करता है। ठीक है, जांच पड़ताल करने के लिए, नकली नोट है या असली नोट है, इसके लिए भी इसका जांच करने के लिए उपयोग करा जाता है। तीसरा लिखा है हीरो की जांच करने में भी। ठीक है, हीरे असली है या नकली है। फिर चौथा लिखा है वायु के बुलबुलों का पता लगाने में। देखिए वायु है, वायु तो आपको दिखाई नहीं देती, परंतु इससे पता लगा सकते हैं वायु के बुलबुले प्रेजेंट है या नहीं। फिर इसका जो लास्ट है क्रिस्टलों की संरचना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगी क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, उनकी जितनी भी संरचनाएं आपने देखी वो एक्सरे किरणें के आधार पर दी गई है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है हमारा खंड से तीसरा क्वेश्चन है के, इसमें लिखा है तीसरे के के में एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। यह है सोने के नाभिक जिसका आपको परमाणु क्रमांक दे रखा है जेड बराबर दिया है 79 यानी 79 से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी, यानी अल्फा कण के में नाभिक से निकटतम दूरी बतानी क्या होगी। और दिया गया है आपको 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या दिया, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, इसे लिख दिया हमने के अल्फा से। इसका वैल्यू दिया था 10⁻12 जूल। जेड दे रखा था 79। R0 हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो R0 का बस सीधा सीधा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, R0 या R0 भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है R0 बराबर 1/4πε0 2ZE² के अल्फ़ा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें दिया था 9 × 10⁹ जो हमने लिख दिया। 2 ऐसा कैसे, जेड का वैल्यू है
79। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। और बटा काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 10 की घात -12 जूल। ठीक है, अब हमने क्या करा भाई, हमने इस 2 की गुणा इसमें कर दिया तो 9 दूनी हो गई 18 और ये 79 ऐसा कैसा ही। ठीक है, इसका यदि वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.56। 19 दूनी कितना होगा 38। ठीक है, ठीक है भाई। और जो 10 की घात ये 9 थी ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो 10 की घात -12 थी इसे ऊपर ले जाकर कैसी हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो अब आपका वैल्यू बच गया। अब इन तीनों की हमने कर दिया आपस में गुणा और पावर आपस में जोड़ ली घटा ली। ठीक है, तो पावर यहाँ कितनी है आपकी 9 और यहाँ कितनी है 12, तो कितनी हो जाएगी भाई 21। यदि 21 को आप इसमें से घटाओगे तो कितनी बचेगी -17। और इन तीनों की यदि आप आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 36,640.32। ठीक है, यदि आप को अब पावर ये घटानी है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 अंक यदि आप पॉइंट को खिसकाओगे आगे की ओर तो पावर माइनस में घटती है और प्लस में बढ़ती है। ठीक है, तो यानी पावर कितनी हो जाएगी -14। तो R0 बराबर आपका आंसर आ गया 3.64 गुणा 10 की घात -14 मीटर। इसके बाद देखते हैं अगला, अब है तीसरे का ख। इसमें लिखा है अर्धचालक क्या है। नेज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखी, यानी इन दोनों की परिभाषाएं दे दी। अंतर वही होता है जो इनकी परिभाषाएं होती है। ठीक है, फिर लिखा है इसमें अर्धचालक क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्धचालक होते क्या है। देखा, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। यानी चालन बैंड तो इनके पूरी तरह खाली होते हैं और जो संयोजी बैंड है पूरी तरह भरे हुए होते हैं। ठीक है, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम। वो भी कितना होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, कैपिटल ई स्मॉल जी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है भाई हमारा अर्धचालक का डायग्राम। ऊपर है आपका चालन बैंड ये वाला हिस्सा इतना। ठीक है, और जो नीचे है ये कौन सा है, ये है आपका संयोजी बैंड। ठीक है, ये पूरी तरह से भरा हुआ रहता है और ये पूरी तरह से रिक्त रहता है। उनके बीच का जो गैप है इसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल और इसका वैल्यू होता है लगभग कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब हमसे पूछा था निज अर्धचालक या नेज अर्धचालक भी बोलते हैं उसे, और बाह्य अर्धचालक में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई निज अर्धचालक क्या होता है। वह अर्धचालक, वह शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि न मिली हो, यानी जिसमें हमने बाहर से कुछ भी ना मिलाया हो, निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार अपनी प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन निर्ज अर्धचालक होते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे हैं जो क्या होते हैं, शुद्ध रूप से निज अर्धचालक होते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि मिली हुई नहीं होती है। तो वह अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धि ना मिलाई जाती हो वो क्या कहलाता है, आपका निज अर्धचालक। ठीक है, प्राकृतिक में ऐसे पाए जाने वाले निज अर्धचालक कौन कौन से, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। इसके बाद है बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक क्या होता है, जब निज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें 5 या 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य या अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ती है, यानी बढ़ जाती है। और इस प्रकार अपद्रव्य मिले हुए निज अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यानी जब आप निज अर्धचालक में 5 संयोजकता का या 3 संयोजकता का कोई अपद्रव्य या अशुद्धि मिला देते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो चालक बनता है हमारा नया, उसे क्या बोलते हैं हम, बाह्य अर्धचालक। यानी बाहर से हमने उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, बाह्य अर्धचालक। यही है दोनों में अंतर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गे, इसमें लिखा है एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की घात -8 कूलाम है। 2 क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया है, द्रव्यमान दे रखा है, वो दे रखा था हमें ग्राम में, हमने ऐसा बदल लिया किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, 10 की घात -10 पहले से थी और ये -3 तो कितनी हो जाएगी, -13। इसके बाद हम देखते हैं आवेश। आवेश क्या होता है,
2.4 गुणा 10⁻⁻18 जो हमें दिया था। दूरी दे रखी थी हमें सेंटीमीटर में, हमने ऐसा बदल लिया मीटर में, तो ये कितना हो गया 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे संतुलन की अवस्था में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है, यानी फोर्स जो लगेगा पार्टिकल पे, फॉर्मूला होता है इसका F बराबर EQ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है E × D। ठीक है, तो हमें E चाहिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, तो हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये Q इसके बेस में चला जाता है, यानी F/Q। F क्या होगा आपका mg। ठीक है, m का वैल्यू कितना दिया था 4.8 गुणा 10⁻⁻13, g का वैल्यू 9.8। ठीक है, और अपॉन आवेश कितना है 2.4 × 10⁻−18। ठीक है, 24 दूनी 48, पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद भी 24 दूनी 48, तो ऊपर कितना होगा 2। ठीक है, और ये कितना है आपका 9.8, यदि 2 की गुणा 9.8 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 19.6। पावर कैसी है यहाँ -13, ये कैसी है -18। ठीक है, यदि से आप ऊपर ले जाओगे -18 को तो कैसी हो जाएगी +18। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद +18 हो जाएगी, तो +18 में से -13 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा आपका +5। तो यानी आपका यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया 19.6 गुणा 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम। अब हमें क्या निकालना था विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है E × D। ठीक है, E का वैल्यू अभी निकल रहा है, और D कितना था आपका 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर के अंदर। ठीक है, पावर कितनी है यहाँ यहाँ पे है +5 और यहाँ पे है -2, तो कितनी बचेगी +3। यदि आप पॉइंट को इसे इधर खिसकाओगे तो प्लस में पावर बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, और माइनस में घट जाती है, तो प्लस में पावर बढ़ेगी, कितना हो गया 1.96 गुणा 10⁴ वोल्ट। यह आ गया आपका विभवांतर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसमें कहा है अर्धायु और 6 नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए, यानी हमें अर्धायु और 6 नियतांक में संबंध स्थापित करना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है भाई, माना प्रारंभ, यानी समय प्रारंभ में क्या होगा 0। माना प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n0 तथा t समय पश्चात पदार्थ में शेष अविघटित परमाणुओं की संख्या n रह जाती है, तो हम कौन सा नियम लगाओगे, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। तो हमने लगा दिया यहाँ पे रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम से। रदरफोर्ड और सोडी का नियम होता है n बराबर n0 e⁻⁻λt। ठीक है, अब इसमें कहा था हमने यदि पदार्थ की अर्धायु क्या मान ली T, और तब t समय बाद, यानी समय t हम कितना लेंगे t समय, तो t समय बाद शेष अविघटित परमाणु की संख्या कितनी मान ली हमने n। ठीक है, तो यानी जो हमारे n होगी अर्ध आयु के बाद कितना हो जाएगा n0/2। ठीक है, यानी प्रारंभ का कितना हो जाएगा अध्याय। भाई प्रारंभ का अध्याय का मतलब क्या है, प्रारंभ के अध्याय का मतलब है कि अर्ध आयु काल में परमाणुओं की संख्या घट के पहले से कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, यानी बाद में जो शेष बचे हुए परमाणु होंगे उनकी संख्या क्या होती है n, वो पहले जो हमारे परमाणु थे उनकी संख्या से कितनी रह जाएगी आधी, तो ये लिख दिया हमने, यानी बचे हुए परमाणु की संख्या बराबर पहले परमाणु की संख्या कितनी रह जाएगी आधी। ठीक है, तो हमने जो हमारा फॉर्मूला था रदरफोर्ड और सोडी का, इसमें इसकी जगह रख दिया हमने n0/2। ठीक है भाई, तो देखिए दोनों तरफ से n0 से n0 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/2 और इधर e⁻⁻λT। यदि हम इसे इधर ले जाते हैं, यदि हम क्या करेंगे भाई इसे इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 1/e⁻⁻λT और बराबर 2 चला जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा इधर, वे पावर माइनस की इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी प्लस की, तो यानी हो जाएगा e⁻λT और बराबर 2। ठीक है, अब लिखा दोनों पक्षों का लघु गुणक लेने पर, यानी हम दोनों तरफ क्या लेंगे लोग, यदि हम दोनों तरफ लोग लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका λT और इधर क्या आ जाएगा log e2, और log e2 का वैल्यू कितना होता है, log e2 का वैल्यू होता है 0.6931। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अर्धायु काल और 6 नियतांक लैम्बडा में संबंध। ठीक है, तो हमारा t बराबर क्या होता है, यानी अर्धायु काल, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं t हाफ, यानी इसके बेस में हाफ भी लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से भी लिखते हैं इसे t हाफ, इसका मतलब होता है अर्धायु, परंतु यहाँ पे हमने t मानना है तो हम t लिख लेंगे। तो t बराबर कितना हो जाएगा भाई 0.6931/λ, ये आ जाएगा इन दोनों में हमारा संबंध। तो लिखा है अर्धायु यानी t, 6 नियतांक यानी लैम्बडा में संबंध, ये होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसी का अथवा है गह का। इसमें लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। प्रतिबंध यानी शर्तें, प्रतिबंध कह दो, शर्तें कह दो या सीमा कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। इसमें लिखा है कोई दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम अथवा लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा तरंगे एक ही दिशा में समान आवृत्ति की और समान आयाम की तरंगों को भेजते हैं। ठीक है, मान लीजिए तरंगे भेज दी हमने इस तरीके से, और ये मान लिया आपस में चल के किसी एक पॉइंट पे मिल गई। तो अब जो ये तरंगे मिली है यहाँ पे, ठीक है, अब जो ये प्रकाश तरंगे आपस में मिली है तो जो नई तरंग बन गई। तो इसमें बताया जो नई तरंग की तीव्रता है वो पुरानी दोनों तरंग की तीव्रता से अलग अलग होती है, यानी ना तो इसकी तीव्रता के बराबर होगी ना इसकी तीव्रता के बराबर होगी, या तो इन दोनों की तीव्रताओं के योग से ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है आपकी, ऐसी घटना कहलाती है व्यतिकरण। अब व्यतिकरण की शर्तें क्या है, तो देखिए व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, ये बहुत खास है, पूछी जाती है पेपर में अलग से भी। तो इसमें लिखा है पहली शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। यानी कला संबद्ध का मतलब क्या, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों का जो कलांतर है समय के साथ क्या रहना चाहिए, नियत। दूसरी शर्त है दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। यानी दोनों जो हमारी तरंगें चल रही है उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट, अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। यदि आपको अच्छा व्यतिकरण चाहिए तो उसके लिए उनका आयाम भी बराबर होना चाहिए। चौथा, प्रकाश स्रोतों के मध्य बहुत कम दूरी होनी चाहिए। यानी दूरी जो है, प्रकाश स्रोत जो है आपके जिनसे तरंगें निकल के चली उनके बीच की दूरी भी कम होनी चाहिए, जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में अग्रसरित होकर फ्रिंजें अधिक चौड़ी बनाए। ठीक है, जिससे क्या होती है, फ्रिंजें अधिक चौड़ी बनती है, अच्छा व्यतिकरण होता है। फिर लिखा लास्ट, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए। संकीर्ण का मतलब जो प्रकाश स्रोत है बहुत ही छोटा सा होना चाहिए, उससे एकदम बीम के रूप में प्रकाश तरंगे निकलनी चाहिए, तो ऐसा हमें अच्छे दिखाई देगा व्यतिकरण। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लिए, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर वाले कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पैटर्न है। पैटर्न में हम क्या करते हैं, पहले 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर 3 नंबर वाले और फिर 5 नंबर वाले। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।